नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पटवारी का सीधा वार, ब्यूरोक्रेसी पर तलवार। ये कोई नया मसला नहीं है, लेकिन इधर ये ग्रोइंग टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है उस व्यवस्था के लिए जिसे हम परमानेंट गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी जो अफोर्ड ही नहीं कर सकती किसी दल के साथ होना। लेकिन क्या कारण है, ये तो डिबेट में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि राजनीतिक दल, किसी एक दल की बात नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी को लेकर जब वो सत्ता में होता है तो वो मानता है कि ये ब्यूरोक्रेसी उसकी है, और जब वो विपक्ष में होता है तो ये मानता है कि ये सत्ता पक्ष की ब्यूरोक्रेसी है। बहुत एक लोकतंत्र के लिए बड़ा चैलेंजिंग मामला है। आज इसी पर डिबेट है, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ब्यूरोक्रेसी को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के तीखे तेवरों ने नौकरशाही में हलचल मचा दी है। अधिकारियों को सीधी धमकी देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि अधिकारी अपने किए हुए पाप लिख लें, क्योंकि कांग्रेस सब कुछ नोट कर रही है। पटवारी ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, उन पर कांग्रेस की सरकार आते ही कार्रवाई होगी। एफआईआर करते जाओ, लिखते जाओ कि आपने क्या पाप किया है, और लिखते जाओ कि आपके पाप की सजा आपको मिलेगी। कोई भी नहीं बचेगा। जिसने जहां जहां गलत एफआईआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे की, यातना की, बीजेपी के नेताओं और दबाव में आकर इस तरह का कृत्य किया जो अव्यवहारिक है, कानून सम्मत नहीं है, तो 3 साल निकल जाएंगे। 3 साल बाद आपकी गिनती क्या होगी, याद रखो। वो चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, ये भोपाल के भी अधिकारी, जितने आप लोग करप्शन कर रहे हो, सब गिनती हो रही है। पटवारी ने साफ कहा कि कोई भी हो, भोपाल के कलेक्टर, एसपी या कोई और अफसर, अगर वो राजनीतिक दबाव में काम करेंगे तो कांग्रेस उन्हें बख्शेगी नहीं। वहीं पटवारी के इस बयान पर सत्ता पक्ष की ओर से तीखा पलटवार भी सामने आया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने पटवारी को घमंड छोड़ने की नसीहत दी और कहा कि कांग्रेस इस बार लिस्ट बनाएगी तो इकाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचेगी। नौकरशाही पर, कर्मचारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपने काम कराने की मानसिकता से इस तरह की बातें करती है। पिछली बार कमलनाथ जी और जीतू पटवारी जी ने लिस्ट बनाई थी, क्या हाल हुआ? खुद भी नहीं पहुंच पाए विधानसभा में। कि पिछली बार लिस्ट बनाई थी तो दहाई में मुश्किल से पहुंच पाए थे। इस बार लिस्ट बना रहे हो तो केवल और केवल इकाई में ही रहोगे। कांग्रेसियों समझो, दादागिरी की राजनीति नहीं चलती। विश्वास सारंग ने पटवारी पर झूठ फैलाने और वायरल वीडियो के जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सियासी जंग अब सीधे नौकरशाही की ओर मुड़ गई है। लेकिन सवाल ये है कि अफसरशाही सॉफ्ट टारगेट क्यों बन रही है? क्या इसके लिए ब्यूरोक्रेसी भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है? क्या राजनीति के सीधे निशाने पर आ चुकी ब्यूरोक्रेसी इस चक्रव्यूह को समय रहते तोड़ पाएगी? इन सवालों के इतर पटवारी की धमकी ने सियासी आग जरूर भड़का दी है। कहते हैं कि लड़ाई वही जीत कर अपनी पीठ थपथपाई जा सकती है जहां सब कुछ आपके अनुकूल ना हो। वो कांग्रेस जिसने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, जिनके लिए कहा जाता था कि उनके ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज कभी अस्त नहीं होता, सब कुछ खिलाफ था। जेल के दरवाजे खुले थे, पुलिस अंग्रेज़ों की थी, जलियांवाला बाग जैसे कांड खड़े ही रहते थे, और उससे लड़ने वाली कांग्रेस जब ये टिप्पणी करती है तो ये बात नहीं है कि बहुत हैरत अंगेज है, लेकिन ये ज़रूर है कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। अब ये मान लिया गया है, जैसा अंग्रेज़ों के समय माना जाता था, कि ये पुलिस सरकार की है, एस्टेब्लिशमेंट की है, स्टेट की है, ये ब्यूरोक्रेसी ये भी स्टेट की है, और आएगी 3 साल बाद विपक्षी दल की सत्ता में अगर उसकी वापसी होती है तो ये उसकी हो जाएगी, और जो उसके खिलाफ रहे हैं पहले उनको आप चुनोगे और उनको सजा दोगे। तो क्या ये कामकाजी तंत्र जो हमारा है, जिसे हम नौकरशाही कहते हैं, जिसे हम कर्मचारी तंत्र कहते हैं, क्या ये ठीक से चल पाएगा? बड़े सवाल हैं। और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि क्या इन सब से लड़ना नहीं पड़ेगा? और किसी भी चीज़ को जनरलाइज अगर कर दिया जाता है तो जनता में भी एक राय बनने लगती है
कि क्या ऐसा ही हो रहा है? बंसल न्यूज़ के सवाल हैं, ब्यूरोक्रेसी को पटवारी की धमकी, ये एक सियासी रणनीति है या डराने की कोशिश है? क्या नौकरशाही अब सबसे आसान राजनीतिक टारगेट बन चुकी है? क्या अब अफसरशाही को भी अपनी निष्पक्षता का टेस्ट देने की ज़रूरत है? हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं स्टूडियो में, सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, बहुत स्वागत है। मौसम बिसेन जी हैं, युवा नेता हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश निगम त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप ब्यूरोक्रेसी को? ये धमकियां बढ़ती चली जा रही हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन बीते 10 वर्षों में जी आपकी टिप्पणी, जी बोलिए। जी आप ठीक कह रहे हैं शरद जी, कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है तो सत्ता जिसकी रहेगी, जो सत्ता में आएगा उसके हिसाब से वो काम करेगी। चाहे दिग्विजय सिंह रहे हों तो ये कहा जाता था कि सरकार अधिकारी चलाते हैं, अर्जुन सिंह रहे हों तो अर्जुन सिंह जी की पकड़ अधिकारियों पे कैसी रही है हर कोई जानता है, पटवा जी की पकड़ अफसरशाही में कैसी रही है हर कोई जानता है। और जब शिवराज जी आए तो शिवराज के समय भी अफसरशाही को लेकर, लेकिन हाँ शिवराज जी ऐसा करते थे, बीच बीच में अभियान चलाते थे, जहाँ कुछ गड़बड़ होती थी तो मंच से जाके घोषणाएं कर देते थे इसके खिलाफ कार्रवाई, ये सस्पेंड वो सस्पेंड। बहुत सारे IAS IPS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो ये सरकार चलाने का अपना अपना तरीका है। अब मोहन यादव जी की सरकार है, सरकार उनकी है तो अधिकारी उनके हैं, जैसा सरकार चाहेगी वैसा काम करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अधिकारी जो चाहे वो करेंगे। आप जैसे जीतू पटवारी जी ने अभी ब्यूरोक्रेसी पर आरोप लगाया और कहा 3 साल बाद फिर हमारी सरकार आएगी, फिर हम हिसाब करेंगे। आपको याद हो कमलनाथ के नेतृत्व में लगभग 2 बार चुनाव हुआ। पहली बार वो सत्ता में आ गए थे, दूसरी बार सत्ता में नहीं आ पाए। तब भी कमलनाथ जी का याद हो, अधिकारियों को लेकर लिस्ट बना रहा हूँ, मेरी नज़र में है, सब नेताओं से विधायकों से लिस्ट मांगते थे और भरी मंचों में कहते थे कि आज है तो कल भी आएगा, मतलब आज है तो कल भी आएगा। ये उनका कमलनाथ जी का फिट सब था। ऐसा बोल करके वो अधिकारी को चेतावनी देते थे कि अभी गड़बड़ मत करो, हमारी सरकार आएगी तो आपको ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि सरकार आ गई, सरकार आने के बाद मुझे नहीं लगता कि अफसरों पर पिछले कार्यकाल में उन्होंने क्या हुआ उसको लेके कोई ज़्यादा कार्रवाई होती है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि कोई ज़्यादा शिवराज जी का खास है, कोई ज़्यादा मोहन यादव जी का खास है, या कोई ज़्यादा दिग्विजय सिंह जी का खास रहा हो, और जब सत्ता आती है विपक्ष दूसरे दल की तो वो अपने हिसाब से उन अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रखती है, महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों को लाती है, जो अपने से जुड़े हुए लोग आते हैं। ये स्वाभाविक है, मोहन यादव जी ने भी यही सेटिंग की है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गंभीर मुद्दा है। ये एक तरह से चुनाव की चर्चा या राजनीतिक चर्चा के तौर पर इसको लिया जाना चाहिए कि कोई भी नेता आता है जो विपक्ष में होता है, वो कहता है अधिकारी सावधान रहें, ठीक से काम कर रहे हैं, बिल्कुल, हम आएंगे तो हम आपको ठीक कर देंगे। लेकिन दिनेश जी, कोई नई बात नहीं, हमेशा होता है। दिनेश जी, इससे क्या आप सहमत हैं कि ये सामाजिक असुरक्षा का भी विषय है? किसी समाचार संस्थान में नया संपादक आता है तो पुराने कर्मचारियों की मुश्किल खड़ी हो जाती है, उन्हें लगता है कि अब छटनी हो जाएगी या महत्वपूर्ण पदों से हटा देंगे। बीजेपी या कांग्रेस का कोई महत्वपूर्ण नेता पद से हटता है महत्वपूर्ण, उसकी जगह जो नया आता है तो ये चिन्हित होता है कि ये भूपेंद्र गुप्ता जी का व्यक्ति है। मौसम बिसेन जी के पिताजी के साथ जोड़ देंगे नाम कि ये गौरी शंकर बिसेन जी का खास है, इसको डाउन करो। समाचार संस्थान हो तो कहेंगे शरद द्विवेदी जी का खास है, इसको नीचे कर दो। क्या ये एक बीमारी की तरह हमारी सामाजिक असुरक्षा नहीं बन रहा है ये? जी शरद जी, आप ठीक कह रहे हैं, इसको बीमारी भी कह सकते हैं और एक स्वाभाविक तौर पर होता है। आप जो है चाहे जिस क्षेत्र में देखें, अखबार में हो या राजनीति में हो या संगठन की दृष्टि हो या सरकार की दृष्टि से हो या सामाजिक तौर पर हो, जहाँ भी नेतृत्व परिवर्तन होता है या जो मुखिया होता है वो चेंज होता है, तो जो उस मुखिया के पहले के साथ वाले लोग होते हैं उनमें एक असुरक्षा की भावना आती है कि हम उनके ज्यादा खास रहे हैं, आपने उत्तर दे दिया, हमें निपटाएंगे, मैं लौटता हूं। बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये अच्छा नहीं है। इसमें वो श्रेष्ठ लोग कि जो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे ढंग से अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, वो प्रश्नांकित होते हैं और वो बहुत बड़ी सजा भुगतते हैं पूर्वग्रह की, प्रेजुडिस की। मौसम जी, आपकी क्विक टिप्पणी। जी
देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि जो सम्मानित जीतू पटवारी जी का जो बयान आया है जी। वो कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है। ये एक डर बनाने के लिए बदले की भावना की चेतावनी है। जी, और चूंकि ये लोकतंत्र है, इसमें सरकारें आती है और जाती है, लेकिन किसी सरकारी अधिकारी को, कर्मचारियों को ये कहना, क्योंकि वो सरकार के अधीन नीति और कानून के अंदर में काम करते हैं, संवैधानिक ढांचे के अंदर में काम करते हैं, उन पर इस प्रकार का आरोप लगाना बहुत ही अशोभनीय है। और चूंकि हम कहना चाहते हैं ये 1975 का भारत नहीं है, ये 1975 का मध्य प्रदेश नहीं है, जब उन्हीं की प्रधानमंत्री जी ने अफसरशाही का दुरुपयोग किया, भय और डराने की राजनीति करने का काम किया। ये तो 2025 का मध्य प्रदेश है और इसलिए इस तरीके की भाषा कि कतई नहीं चलेगी। जनता सब बात को जानती है। आज हर मोर्चे पे कांग्रेस ने विफलता का मुंह देखा है, कांग्रेस ने लगातार हार का सामना किया है और इसलिए आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जनमत के साथ है, जनता के भव्य जनादेश के साथ है। और इस प्रकार से उनके ये कथन संवैधानिक ढांचे के ऊपर ताला लगाने के भी तरीके से है, इस बात को की मैं घोर निंदा करती हूँ। जी भूपेंद्र जी। पहले तो मैं बिसेन जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये महसूस किया कि इस तरह की बयानबाजी जो है संविधान पर ताला लगाने की कोशिश है। तो मैं उन्हें स्मरण कराना चाहूँगा कि उनके पिताजी तो मंत्री थे तब शिवराज सिंह की सरकार में, क्या कहते थे मामा, अबे ओए कलेक्टर उल्टा टांग दूंगा, अबे ओ कलेक्टर कैसा खड़ा है, सस्पेंड करो इसको, सस्पेंड यहीं करो इसको, निपटाओ इसको। ये भाषा जो है जब बोली जाती थी तब आपको लोकतंत्र की याद नहीं आई, आपकी सरकार को भी याद नहीं आई। और ये काम आपने 20 साल तक किया है, एक दिन नहीं किया है और अभी तक करते जा रहे हैं। अब जो बात जीतू पटवारी ने उठाई है उस बातों का आप जवाब दीजिए। मनोहर लाल धाकड़ सड़क के ऊपर रति क्रीड़ा करते हैं और सज़ा किसको मिलती है, जिन्होंने वीडियो देख लिया। ये आप कानून का राज चला रहे हैं। उज्जैन में जो है भरी दोपहर सड़क पर रेप होता है एक बच्ची के साथ, ढूंढा उसको जाता है पुलिस के द्वारा जिस ऑटो वाले ने उसका वीडियो बना लिया। आज जो है हत्या हुई रैली में अहिरवाड़ समाज के एक व्यक्ति की, दलित की, FIR में पुलिस लिख लेगी यादव। ये आप राज चला रहे हैं, संविधान का राज है ये। पुलिस संविधान से चल रही है। आप जो है 2-1.5 महीने से वीडियो है बाजार में कि एक व्यक्ति को जो है मल खिलाया गया, 1.5 महीने से, एक दिन से नहीं। और जीतू पटवारी ने आवाज़ उठा दी तो जीतू पटवारी अपराधी हो गए, आपने FIR दर्ज कर ली। ये आप कानून का राज चला रहे हैं, कानून की हत्या कर रहे हैं आप रोज़, कानून को अंगूठा दिखा रहे हैं आप रोज़। और अपने नेताओं के भाषण याद कर लीजिए। मैं आपको भी याद दिला देता हूँ, आपके पिताजी जब मंत्री थे होशंगाबाद की उनकी सभाएं उठा लीजिए, उनने जो है मंच से किस किस लोगों को गाली दे के नीचे उतारा था। ये समस्या जो है ये वो नहीं है। समस्या ये है कि जब भी कोई ब्यूरोक्रेसी का व्यक्ति अधिकारों का अतिक्रमण करता है और उस पर आवाज़ उठती तो आप बचाव में क्यों आते हैं? आप कर रहे हैं क्या अतिक्रमण? जो अधिकारी कर रहा है उसको सज़ा का भागी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आप उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। इसलिए प्रतिक्रिया होती है और ये प्रतिक्रिया होती रहेगी। ये जो है ना कमलनाथ गलत कहते थे ना जीतू पटवारी गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हूँ। लेकिन जब आप ये से आपका जब होता है तब आप उसके साथ मत खड़े होइए। आप भूपेंद्र जी एक इसमें सवाल ये भी है, कर्नाटक में सिद्धारमैया जी एक पुलिस अधिकारी को मंच पर हाथ दिखाते हैं कि मारूंगा, और वो अधिकारी पिछले महीने VRS के लिए अप्लाई करता है ये कहते हुए कि मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। और बुधवार को जब उनसे एक पत्रकार सवाल पूछता है तो वो कहते हैं क्या BJP से हो तुम? ये मैं इसको फिर पार्टी से नहीं जोड़ रहा हूँ, ये मैं इसको व्यक्ति की सोच से जोड़ रहा हूँ। लेकिन क्या ये उचित है? और क्या 2 गलत अगर हुए हैं कहीं तो उनको मिलाकर एक हम सही कह देंगे कि उनका बयान तो ऐसा था तो जीतू पटवारी जी ने क्या गलत कह दिया? मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि पूर्व का जो है उसे तो पहले गलत कहिए, फिर हमें गलत कहिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। जो पहले सिद्धारमैया जी ने जो कहा वो तो आप गलत मानेंगे ना? बिल्कुल, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि जो संजीव भट्ट के साथ हो रहा है उसको भी साथ में आप गलत कहिए, मैं बिल्कुल मान लूंगा। जो गलत है वो गलत ही होगा। तो ये बोलिए इसको जो है ये जो है आज संजीव भट्ट के साथ क्या हो रहा है। आज जो है इस देश के अंदर अगर आप न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, आप कानून की बात करते हैं, आप जो है लोगों को डिलीवर करने की बात करते हैं, तो ये डिलीवरी है क्या? अगर ये डिलीवरी है हम विरोध करेंगे, 100% करेंगे और 1000 बार करेंगे।
त्यागी जी, राजनीतिक दलों के अपने कंपल्शंस हैं। हम भी समझते हैं कि इस फोरम पर बैठकर उनसे निष्पक्षता इस मायने में कि वो अपनी ही पार्टी के विरुद्ध कोई टिप्पणी कर दे, ये संभव नहीं। इसलिए मैं आपकी तरफ आकर इसका जवाब चाहूँ, आखिर हल क्या निकालें? अब आप ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल उठा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा कि सीबीआई और ये केंद्रीय एजेंसियां तो पिंजरे में बंद तोता हैं। अब ये हमारे देश के जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद ज़्यादा निष्ठा प्रदर्शन के लिए अपनी सीमाएं लांघते हैं। लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ये कहावत भी सही है। और यही कहावत आज इतनी बड़ी हो गई है कि हम सब पर सवाल उठा रहे हैं। राजनेता ठीक नहीं है, पत्रकार ठीक नहीं है, अभिनेता ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं है, तो ईडी ठीक नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं है। सर फिर क्या ठीक है? त्यागी साहब कैसे ठीक करें इसको? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं जो पहले भी कह रहा था कि जो दल सत्ता में होता है, जो विपक्ष में होता है, कि हमेशा से ऐसा होता आ रहा है और इसको ठीक करने का प्रयास कोई नहीं करता। ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की या दूसरे संवैधानिक संस्थानों की जो आप बता रहे हैं, कई बार टिप्पणियां इसलिए भी आती हैं, जैसा आपने कहा कि कई अफसर, कई अधिकारी ऐसे होते हैं अति निष्ठा के प्रदर्शन के चक्कर में कुछ वैसा करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से उनको लताड़ मिलती है, कार्रवाई भी होती है, कोर्ट भी कार्रवाई करते हैं। और जो सत्ता पक्ष होता है, निश्चित तौर पर विपक्ष के लोग जो हैं उन पर कोई अपराध बनता है, कोई गलत करते हैं, जल्दी प्रकरण दर्ज होता है, जल्दी कार्रवाई हो जाती है। सत्ता पक्ष के लोग अगर वही अपराध करते हैं, गलत करते हैं, तो उन पर कार्रवाई वैसी नहीं होती जैसी होना चाहिए, तत्काल ज़्यादा मुद्दा बनता है तब होती है। तो ये राजनीति में ये प्रक्रिया चल रही है। इसको साफ करने को, इसकी सफाई की कोशिश कहीं से हो रही है मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष में जो भी रहता है, जैसे जो आप जीतू पटवारी कह रहे हैं, जो पहले कमलनाथ कह रहे थे, इसके पहले जब विपक्ष में पटवा जी या उमा भारती या कोई भी रहता हो, तो वो भी अधिकारियों को घेरता रहा है कि आप जो है सरकार के सारे पे, मुख्यमंत्री के सारे पे काम कर रहे हो। तो ये हमेशा होता रहा है। अब ये इसका सुधार तभी हो सकता है जब नेता भी ईमानदारी का परिचय दें, जो अफसर हैं वो भी कोशिश ये करें कि भाई सरकार के नियमों से, कानून से, योजनाओं से हम प्रतिबद्ध हैं, उनको लेके हमें काम करना है, लेकिन अनावश्यक दबाव नहीं करना है, अनावश्यक दबाव में निष्ठा प्रदर्शन के चक्कर में गलत कार्रवाई नहीं करना है। तो मुझे लगता है अफसर 4 कदम चलें, नेता 4 कदम चलें, तब ये कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। ये हालत ये भी एक छोटा सा उत्तर दे दीजिए, एक छोटा सा उत्तर त्यागी जी ये भी दे दीजिए। अगर कोई अधिकारी मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि वो गलत करता है, तो उसको कोसना, उसको गाली देना, उसको धमकाना उचित है कि उसके कार्यालय के सामने सत्याग्रह करना, 1 दिन का सांकेतिक अनशन करना, और बहुत अधिक लगे कि ये तो अनाचार की तरफ ही जा रहा है, तो हाईकोर्ट के दरवाजे में, कोर्ट के दरवाजे में खड़ा होना, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। धमकी देना तो लोकतंत्र में, कानून में कोई उसकी व्यवस्था ही, जगह ही नहीं है। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, जैसा हमेशा होता रहा है, आप सत्याग्रह करिए, प्रदर्शन करिए, धरना कर दीजिए, भूख हड़ताल करिए, और इसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है, आपका काम नहीं बन रहा है, तो कोर्ट जाइए। और ऐसे बहुत से मामलों में ऐसा हुआ है कि लोग बाग प्रदर्शन, धरना, दबाव करके कार्रवाई करवा ली हैं, विपक्ष ने करवा ली हैं, सत्ता पक्ष को मजबूर होकर करना पड़ा है, और जब नहीं हुआ तो कोर्ट ने संज्ञान लिया है, कोर्ट की तरफ से कार्रवाई हुई है। तो ऐसे कदम तो मुझे लगता है धमकी देने की बजाय, इस तरह की चेतावनी देने की बजाय ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको तंत्र का मनोबल, जो अच्छे अधिकारी हैं, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा, और ये परसेप्शन बन जाएगा कि अच्छा काम करके भी दंड मिलेगा, तो माफ़ कीजिएगा, फिर तो ये कहानी प्रेमचंद की तरह एक ऐसी जगह चली जाएगी जहां कोई अच्छा करने से 100 बार डरेगा। मौसम जी, महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें आना चाहिए सामने दोनों दलों को बैठना चाहिए। विधानसभा का सत्र है मानसून का, हम कोई सुझाव देने के अधिकारी नहीं है, लेकिन ये विचारणीय प्रश्न है कि क्या ऐसे सवालों पर विचार नहीं होना चाहिए, एक स्वस्थ डिबेट की तरफ नहीं जाना चाहिए कि आप 1 कलेक्टर, 1 एसपी, 2 एसपी, 10 कलेक्टर के आचरण से पूरी ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठा देते हैं? बिल्कुल ये सही है।
और अगर कहीं किसी से गलती हुई है, किसी ने भ्रष्टाचार का कोई मामला है, तो उसके लिए धमकी कोई समाधान नहीं है। जैसे आदरणीय त्यागी जी ने कहा कि बहुत से दूसरे रास्ते, विशेष रूप से हम कहेंगे कि कानून का रास्ता है, लेकिन अधिकारियों को पापी कहना, क्योंकि वो सरकार के अधीनस्थ काम कर रहे हैं, पापी कहना ये अशोभनीय है। और जिस तरीके से कांग्रेस की परंपरा रही है, मुझे लगता है ये उनके डीएनए में है कि मुख्य मुद्दे से भटकाना और दूसरी बात करना। अभी मेरे पूर्व जब आपने प्रश्न किया तो यही जवाब के रूप में उदाहरण आपको सामने आया, और यही मुझे वर्तमान की स्थिति दिखती है। जो एफआईआर की बात हो रही है, स्वयं वो जो हमारे लोधी हैं उस क्षेत्र के, उन्होंने एफिडेविट प्रस्तुत करके सारी बात को पटापेक्ष किया है कि किस तरीके से जबरन दबाव बनाकर उन्हें बुलाकर उनके वीडियो को सार्वजनिक करने के लिए उन्होंने सीधा आरोप जीतू पटवारी जी पर लगाया है। और वो तो जांच के बाद और सभी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक जिम्मेदार पद पर इतने बड़े नेता का इस भाषा का प्रयोग करते हुए अधिकारियों पर डराने की, धमकाने की, दबाव की राजनीति करना, ये आज के समय में नॉट एक्सेप्टेड। यही मैं कहना चाहता हूँ। और यहाँ माफ़ कीजिएगा, एक सवाल ये भी बड़ा है, आप सब विद्वान हैं, कि आखिर वो व्यक्ति जो पहले तो प्रलोभन में आ जाता है, जैसे कहा जाता है कि दहेज देने वाला ही दोषी नहीं है, दहेज लेने वाला ही दोषी नहीं, जो दे रहा है क्या वो बहुत अच्छा काम कर रहा है? रिश्वत जो ले रहा है वो तो दोषी है, देने वाला महान है साहब, महान है वो, क्योंकि वो दे रहा है। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में उस व्यक्ति ने, जिसने ये कहा कि मैं प्रलोभन में आ गया था, क्या उसने कोई महान काम कर दिया है? और क्या जो एक बार प्रलोभन में कथित रूप से आया है वो 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, एक बार कोई दबाव में आ सकता? ये सारी चीजें बड़ी उलझी हुई हैं, लेकिन हम उस उलझे हुए पक्ष को हटा देते हैं। जो लड़ाई के लिए जरूरी है भूपेंद्र जी, वो हम ले लेते हैं। देखिए, जो है मैंने बार बार एक बात कही है, और वो बात का जवाब कभी जो है सारे लोगों से कहीं नहीं आया है। आप ये बताइए कि जो मनोहर लाल धाकड़ पकड़े गए, उनके साथ कोई सह अभियुक्त भी था, उसकी आइडेंटिटी है क्या सरकार के पास, पुलिस के पास? क्या वो नहीं जानते कौन थी? क्यों नहीं आई सामने? अभियुक्त पकड़ा गया, सह अभियुक्त नहीं पकड़ा गया। ये जो है आपके काम करने का तरीका, ये आपकी गवर्नेंस है। इस सवाल को जरा झांकिए अंदर। पकड़ा वो जाएगा जिसने गलती से वीडियो देख लिया, और आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, आप जो है आपकी जमानत हो जाएगी 10 घंटे के अंदर। आप जो है ढूंढेंगे उसको, जिस ऑटो वाले ने, गरीब ने, बेचारे ने वीडियो बना लिया और चीज़ उजागर हो गई। और जो बलात्कारी है वो तो आज तक नहीं पकड़ा गया, उसकी तो कोई वेयर अबाउट्स भी नहीं मालूम लोगों को। ये जब कानून को जब आप इस तरह से घुटने के नीचे रखेंगे, आवाज़ें उठेंगी। आप भी उठाते थे, हम भी उठाते हैं, और हम उठाते रहेंगे। आप बताइए कैसे एक आदमी का कत्ल हुआ, मर्ग कायम हो चुका, उसकी जात बदल दोगे आप जो है एफआईआर में? ये काम करने वाले लोग कौन हैं? और माफ़ कीजिए, जब जीतू पटवारी इस तरह की बात करते हैं, या कमलनाथ करते हैं, या शिवराज सिंह करते हैं, तो वो उन अधिकारियों के बारे में बात करते हैं जो है बेजा दुरुपयोग कर रहे हैं कानून का। वो सबके बारे में बात नहीं करते। ये सारे अधिकारी जानते हैं कि सबके बारे में बात नहीं की जा रही, उन्हीं लोगों के बारे में बात की जा रही जो परम भ्रष्ट हैं, जो परम लुटेरे हैं, जो है कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसको जो है खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं के बारे में ये बात होती है, चाहे वो कोई करे, चाहे कमलनाथ करें, चाहे जीतू पटवारी करें, चाहे शिवराज सिंह करें। लेकिन हम इसको पिक्चराइज करने की कोशिश, रंगने की कोशिश करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, लेकिन सवाल जो जैसा कहा जाता है कि घुटना पेट की तरफ ही झुकता है। आपकी सरकार जब थी तो हनी ट्रैप का एक बहुत चर्चित मामला सामने आया था, और ऐसा लगा कि ये मामला मध्य प्रदेश के राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में भूकंप होगा। लेकिन आपने जैसा कहा उस समय भी यही हुआ। कौन था, क्या था, कैसा था, क्यों था, कौन लोग थे, ये किसी को पता नहीं चला। तो घुटना, सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन घुटना पेट की तरफ ही झुकता है। त्यागी साहब, बहुत कम वक्त है। सर, 1 मिनट आप बोल लीजिए, कुछ सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट भूपेंद्र जी। वो जो कांड हुआ, सबके चेहरे हर आदमी पहचानता है, उन अफसरों को भी पहचानता है जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। चलिए, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नहीं जी, जानता। आपने सुनी भूपेंद्र जी की बात, उस पर भी टिप्पणी अपेक्षित है। जी, बहुत कम वक्त है, 15 सेकंड में। जी 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 वो तो पहले ही कही कि जो सत्ता में आते ही दल का काम करने का तरीका लगभग वही हो जाता है जो पिछले दल का होता है। आपने अभी बीच में चर्चा में विधानसभा का जिक्र किया था। आपने देखा हो विधानसभा जैसी स्थिति अगर राजनीतिक दल लाए तब भी काफी सुधार हो सकता है। विधानसभा में जब प्रश्नोत्तर काल होता है, हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है पक्ष विपक्ष के विधायक सवाल उठाते हैं
और मंत्री और सरकार उन अफसरों पर कार्रवाई की घोषणा हुई विधानसभा के अंदर कर देती है। वो ये नहीं देखती है कि सत्ता पक्ष का विधायक बोल रहा है कि विपक्ष का विधायक बोल रहा है। तो ऐसा सामंजस्य, ऐसा बड़े बड़े मुद्दों को छोड़ दीजिए, ऐसा संतुलन सामंजस्य बनाकर अगर काम किया जाए तो गलत अधिकारी अलग चिन्हित किए जा सकते हैं, काम करने वाले अधिकारी अलग चिन्हित हो सकते बिल्कुल, हैं। जी, और ये जी। जैसे आपने कहा कि जी सब एक उससे सब नहीं तोले जाएंगे। तो ये राजनेताओं को सोचना होगा और अफसरों को भी सोचना होगा, सब मिलकर कोशिश करें तो सुधार हो सकता है। लेकिन इसको मुझे लगता है जीतू पटवारी की धमकी को कोई गंभीरता से नहीं लिया होगा अधिकारी ने, मुझे तो ऐसा लगता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि चरित्र नाम का एक जो मूल्यवान तत्व है, ये 1970 की एक सत्य घटना है जो मुझे एक चीफ सेक्रेटरी ने बताई, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि मैं कलेक्टर था, नवागत कलेक्टर एक जिले में, और एक तहसीलदार की नियुक्ति बिना मेरी जानकारी के कर दी गई क्योंकि वो बहुत उच्च पदस्थ स्तर पर आया आदेश था। मैंने अपने कमिश्नर से कहा, उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है। प्रमुख सचिव रेवेन्यू को कहा, प्रमुख सचिव रेवेन्यू ने इसको चीफ सेक्रेटरी को टेकअप किया। चीफ सेक्रेटरी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री से कहा, मुख्यमंत्री ने कहा ये मेरे रिश्तेदारी की तरफ से आया दबाव है, आपको ये करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर बात नीचे तक गई और अंत में चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव रेवेन्यू, कमिश्नर और कलेक्टर ने मिलकर तय किया कि हम एक अंडरटेकिंग लेटर देंगे चीफ मिनिस्टर को कि चूंकि इस पटवारी की नियुक्ति कलेक्टर और कमिश्नर की बिना मंशा के की गई है तो इसके किसी भी डीड के लिए, कृत्य के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जब ये पत्र मंत्रालय में मुख्यमंत्री की फाइल के साथ उनके सामने पुटअप हुआ तो मुख्यमंत्री जी का चेहरा लाल हो गया, कान लाल हो गए। उन्होंने कहा अच्छा, तो अब आईएएस अधिकारी भी लामबंद होने लगे हैं। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो दिन, और कहाँ हम किस तरह की बातों में। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, वो सुबह कभी तो आएगी और फिर आएगी, क्योंकि जैसे पुराना फैशन लौटता है, काश चरित्र और ईमानदारी भी फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नमस्कार।